गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो प्रक्षेप गति से संबंधित है। इसके पीछे लेक्चर में हमने प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार बताया है, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3 ठो हैं: उड्डयन काल, क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है ना। जब किसी वस्तु को प्रक्षेप गति से फेंका जाएगा तो उसमें उड्डयन काल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है, क्षैतिज परास। ये आप लोग जब तक पढ़ोगे हैं, जब तक है जान समझ लो, तब तक काम पढ़ता ही रहेगा। तो आज अब टॉपिक है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये किस में आए पढ़ रहे हैं, प्रक्षेप गति में। ठीक है ना। प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो देखिए इसका भी डायग्राम आप बनाइए। पहले जो आप लोग प्रक्षेप का पथ परवलयाकार सिद्ध करने के लिए बनाया करते थे, वही डायग्राम इसमें भी है। किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से फेंक रहे हैं, तो ये कुछ दूर ऐसे जाके इस प्रकार हो जाएगी, है ना। तो ये उसका अधिकतम ऊंचाई होगा। हमको इसका फार्मूला लाना है ये। और यहाँ भी बाई बराबर क्या होगा, 0। और ये वही यू एक्स बराबर यू कास थीटा, और ये यू बाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है ना। हमको इस वैल्यू को लाना है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फार्मूला हमको लाना है। प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। यहाँ देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए भी आप वही सब कुछ करेंगे। यानी आपको ये कहना पड़ेगा, जो पीछे लेक्चर में पढ़े होंगे तो उनको याद आ जाए कि हाँ सब इस प्रकार था उसमें। वो ये है, सबसे पहले क्या कह देना है, मान लेते हैं कोई पिंड है या कोई वस्तु है जिसको प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से फेंका जाता है इतने वेग से, और क्षैतिज के साथ कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो इस वेग के 2 घटक हुए, वही एक यू एक्स कास थीटा और यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू बाई बराबर यू साइन थीटा। ये आप लोगों को पता है। यदि कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर जब वो पहुंच जाएगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो वेग, यदि वेग 0 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अभी वो और आगे जाएगी। ठीक है ना। जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि वेग 0 नहीं हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अभी वो वस्तु ऊपर और जाएगी। ठीक है ना। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, तो क्या आंसर होगा, 0। कई बार खाली स्थान में पूछा जा चुका है स्टेट बोर्ड में, है ना, कि किसी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, अंतिम ऊर्ध्वाधर कितना होगा, तो 0। ठीक है ना। अब ऊंचाई के लिए लाना है तो बाई, जो जब विस्थापन समीकरण लगाएंगे हम, गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे, तो जब गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो जहाँ पर विस्थापन बाई लिखते हैं ऊर्ध्वाधर में, तो बाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, और यू एक्स की जगह है, ज़रूरत पड़ने पर यू बाई की जगह है, ज़रूरत पड़ने पर भी बाई की जगह है, और ए बाई की जगह पर तो पता है कि -g, और ए एक्स की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण होता ही नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है ना। क्या, यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू बाई बराबर यू साइन थीटा। कास कौन होता है, जिसके साथ कोण बना होता है। तो ये याद रखेंगे। और एक बार आप क्या कर देंगे,
बाई दिशा में गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे तो टी का मान मिल जाएगा। किसका? टी का मान। और एक बार बाईं दिशा में द्वितीय समीकरण लगा देंगे, अब बाई की जगह क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे, तो किसका फार्मूला मिल जाएगा? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का। और जो समीकरण प्रथम समीकरण से टी का मान आएगा उसको रख भी देना है। ठीक है ना? क्या क्या कहा? क्रम से लिखते भी जाएंगे, बताते भी जाएंगे। ठीक है ना? चित्र बन गया? हाँ, तो आगे लिखते हैं। मान लिया किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u बराबर ux i कैप प्लस u बाई जे कैप से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तब u के दो घटक होंगे, ux बराबर u cos थीटा और u बाई बराबर u साइन थीटा। इसको क्या कहा जाएगा? क्षैतिज घटक। और इसको क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है ना? इतना कोई दिक्कत नहीं। गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर, सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। आता है ए बाई बराबर माइनस जी, नीचे की वजह से। और एक्स दिशा में तो त्वरण होगा ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे भी। मेन पॉइंट ये ज़रूर ध्यान देना, अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अंतिम वेग यानी भी ऊर्ध्वाधर के कारण यानी बाई बराबर 0। ये पॉइंट विशेष हैं, ये सब विशेष पॉइंट हैं, है ना? यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू बाई बराबर यू साइन थीटा, ए बराबर माइनस जी, एक्स बराबर 0, भी बाई बराबर 0। अब फिर क्या करना है? एक बार गति का प्रथम समीकरण बाई दिशा में लगा दोगे और एक बार गति के द्वितीय समीकरण बाई दिशा में लगा देंगे। एक से टी का मान मिलेगा, उस टी के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे तो ऊंचाई का सूत्र आ जाएगा। हो गया इतना? अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के प्रथम समीकरण से तो भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए बाई टी, भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए बाई टी। भी वाई का मान कितना है? 0। यू बाई का मान कितना है? यू साइन थीटा। ए बाई का मान कितना है? माइनस जी, और ये टी। 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी बराबर हो गया यू साइन थीटा, टी बराबर हो गया यू साइन थीटा अपान जी। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का प्रथम समीकरण लगाए तो ये आ गया। अब टी का मान आ गया यू साइन थीटा अपान जी।
अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से तो क्या होता है देखना, y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। y की जगह h लिख देना है, y की जगह क्या लिख देना है h, u बाई की जगह क्या लिख देना है u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, a बाई की जगह है माइनस जी और ये टी स्क्वायर, h बराबर u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 ऊपर था, ये हो गया समीकरण 2 हैं। जो टी का मान आया उसको हम समीकरण 1 लिख दिए। अब y का जो मान आ रहा है वो y बराबर h जो हो गया है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के कारण y की जगह हमने h लिख दिया है। ठीक है ना। अब समीकरण 1 से t का मान, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर h बराबर u साइन थीटा और t के जगह पर u साइन थीटा बटे जी माइनस 1/2 जी और ये u साइन थीटा बटे t का स्क्वायर। ये हो गए यहाँ तक। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। h बराबर u में u का इंटू करेंगे u स्क्वायर, साइन में साइन का इंटू करेंगे साइन स्क्वायर अपान जी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1/2 जी और ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान ये रहा जी स्क्वायर, ये स्क्वायर से जी एक ठो कट गया, क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g और ये जी 2g का एलसीएम ले लो तो हो गया लघुत्तम एलसीएम ये आया तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ठीक है, ये जी से जी कैंसिल हुआ तो 2g बचा, इसका एलसीएम लिए तो 2 ये। अब यहाँ बताओ 2u स्क्वायर में एक स्क्वायर घट गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये किसका मान आया, यही है, यही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, कहीं कहीं अधिकतम ऊंचाई लिख दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का अधिकतम मान अब क्या होगा। अब यदि थीटा बराबर 90 अंश तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g तो h बराबर u स्क्वायर बटे 2g और इसको h मैक्स लिख देते हैं। ये थीटा का मान 90 यदि लिया जाए तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g तो ये आया, तो h मैक्स बराबर u स्क्वायर अपान 2g। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि u को हम क्या लिख दें 2u लिख दें तो h जो है h-4h, यानी यहाँ ये हमने कह दिया कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को u के जगह क्या कर दिया जाए 2u,
तो ऊंचाई जो है कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाए, याद रखना है। यदि प्रक्षेप का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए आधा करेंगे, यदि हम u को क्या लिख दें, u/2, तो h डैश बराबर h अपान क्या हो जाएगा। ध्यान देना, कई बार पूछ दिया जाता है, यदि प्रक्षेप का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्षैतिज परास 4 गुना, और यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो क्षैतिज परास चौथाई हो जाता है ना। यानी ये हो गया। अब यदि आपसे कहा जाए कि 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो h का मान कितना होगा, तो यहाँ थीटा का मान 45 रख के लगा दो। कह दिया जाए कि यदि 45 अंश के कोण पर फेंका जाएगा वस्तु को तो h का मान कितना आएगा, तो 45 मान रख दो मान। लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है, हाँ, तो u²/2g। और ये बता दें, इससे ज़्यादा h का मान नहीं होगा। h का मान सबसे अधिक कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो, 90। h का मान सबसे ज़्यादा तब आएगा जब थीटा का मान 90 हो, यानी सीधे फेंका जाए। और क्या कभी सुने हो कि साइन में किसी का मान 1 से ज़्यादा भी होता हो। साइन का मान सबसे ज़्यादा कितना होता है, 1 होता है, और वो कब होता है, 90 पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि h का मान सबसे अधिक कब आएगा, जब वस्तु को सीधे फेंका जाएगा तब। यदि कोई कहे, जैसे कोई मान लीजिए किसी वस्तु को 30 अंश का कोण बना के फेंकता है, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, है ना, और वेग एक ही रहे, वेग तो सबसे ज़्यादा कब जाएगा, जब 90 अंश का कोण बनेगा। वेग एक ही हो तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि वेग एक ही समान हो तो एक बार वस्तु को 30 अंश के कोण पर फेंका जाए, एक बार 40, एक बार 50, एक बार 60, एक बार 90, तो सबसे ज़्यादा किस स्थिति में जाएगा, जब वो 90 अंश के कोण पर फेंका जाएगा तब। और जबकि क्षैतिज परास में 45 पर होगा, है ना। तो क्षैतिज परास उड्डयन काल इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि उसको पढ़ना है तो उसका अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी पता चलेगा। थैंक यू।